ऑक्सीजन की रासायनिक प्रकृति, ठीक है। कॉग्ल ने उस पदार्थों को जो जई के प्रांकुर चौल में वक्रता प्रेरित करने में समर्थ है। यानी कि उन्होंने क्या बोला, जो कॉग्ल थे उन्होंने बोला कि जो प्रांकुर चौल है उसके शीर्ष पर, है ना, जो कि वक्रता यानी कि जो मूवमेंट को प्रेरित करने में या उसकी वृद्धि में हेल्प करते हैं, उसको ऑक्सिन नाम दिया। अब उस रसायन का नाम हो गया है ऑक्सिन। कॉग्ल व हैग्नस्मिट, ठीक है, इन्होंने मानव के मूत्र से ऑक्सिन को खोजा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो यूरिन से आइसोलेट ऑक्सिन है वो किसने किया, कॉग्ल ने और स्मिथ ने, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन ही नीट में पूछे जाते हैं बेसिकली, जो कि आप भूल जाते हो। समान पदार्थ पृथक किया इन्होंने ऑक्सिन ए, ठीक है, ऑक्सिन ए को नाम दिया, क्या था उसका सूत्र, C18H32O5। ऑक्सिन का जो केमिकल सूत्र है, फॉर्मूला है, वो है C18H32 और O5, 1832 यानी कि 1832 CHA तो याद ही रहता है, 1832 याद कर लो यदि आपको ये पूछा जाता है। 1832 ऑक्सिन का केमिकल सूत्र है, CHO 1832 याद हो गया ना। ऑक्सिन दो प्रकार के होते हैं। एक ऑक्सिन जो होते हैं वो नेचुरली अक्रिंग होते हैं, मतलब जो नेचुरल सिंथेसाइज करते हैं, नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से जो संश्लेषित हुए हो, सिंथेसिस हुआ हो। संश्लिष्ट ऑक्सिन जिनको हम सिंथेसाइज करते हैं कृत्रिम तरीके से, ठीक है। प्राकृतिक ऑक्सिन, कॉग्ल व साथियों ने पुनः मानव मूत्र से एक ही अन्य पदार्थ पृथक किया जिसे हेटेरो ऑक्सिन नाम दिया। इन्होंने एक और क्या किया, ऑक्सिन निकाला मूत्र से, जिसको हमने क्या बोला, हेटेरो ऑक्सिन, ठीक है, जिसका आणविक सूत्र था C10H9O2 और N, ठीक है। कौन 1092 है ना, 1092 कौन 1092 याद रहेगा, उसका था CHO 1832 जो कि ऑक्सिन पहले मिला। फिर हिटेरो ऑक्सिन है, उसका आणविक सूत्र अपने देखा, तो कौन CHON कौन 1092 कर लो, या तो 1092 कर लो, या 1092 करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये, या 1092 कर लो भाई, 10 के बाद 9 और सीधा 2, ठीक है। 10-9-2-1 ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो 10-9 दोनों में एक का अंतर है, यहां से भी 1 और 2, यहां से उल्टी गिनती, यहां से सीधी गिनती, तो 1 को अपन ध्यान में नहीं रखते हैं, तो 10-9-2 याद रहेगा आणविक सूत्र इसका, ठीक है। तो अणु सूत्र क्या है इसका, 10-9-2N। इसे इंडोल 3 एसिटिक अम्ल कहते हैं। जो ये 10-9-2 है, जो कौन 10-9-2 है, इसको हमने क्या बोला बच्चों, IAA। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सिन है जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइन, यह पौधों में पाए जाने वाला प्राकृतिक ऑक्सिन। आपसे पूछा जा सकता है नेचुरल ऑक्सिन का एग्जाम्पल दीजिए, या ऐसा मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड हार्मोन बताइए जो प्राकृतिक तरीके से संश्लेषित होता है, उसका क्या नाम है, या उसका सूत्र बताइए। तो कौन 10-9-2 है ना, और उसका क्या सूत्र था ऑक्सिन का, CHO 1832 CHO 1832 और इसका है कौन 10-9-2 याद रहेगा, ठीक है। अन्य प्राकृतिक ऑक्सिन IAA के व्युत्पन्न के रूप में पाए जाते हैं। जो और जो ऑक्सिन है वो इसके व्युत्पन्न के रूप में, मतलब इसी से मिले हुए, किससे, IAA से, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड, इसका पूरा नेम भी याद रखना है। प्राकृतिक ऑक्सिन शीर्ष विभाजोत्तक में निर्मित होता है, ये भी शीर्ष पर पाया जाएगा इंडोल, ठीक है। यहां पर होगा IAA, क्या होगा इसका CHON
ठीक है, 10, 9, 2 याद रहेगा ना, देखो इजी हो गया। इनका संश्लेषण ट्रिप्टोफान नामक अमीनो अम्ल से होता है, इंपॉर्टेंट। इंडोल एसिटिक अम्ल का जो संश्लेषण है वो किससे होता है, आपसे पूछा जा सकता है, तो ट्रिप्टोफान इसका आंसर आएगा। इसके संश्लेषण के लिए Zn अनिवार्य होता है, जो जिंक है। आपसे पूछा जाता है कि जो इंडोल एसिटिक एसिड है उसका संश्लेषण करना है तो कौन सा मेटल आयन जो है इंपॉर्टेंट होता है, तो आपका आंसर होगा जिंक। क्लियर। प्राकृतिक ऑक्सीजन पूरा नाम है इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। क्लियर, ये इसका स्ट्रक्चर है। संश्लेषित ऑक्सीजन यानी कि सिंथेटिक ऑक्सीजन जो कि हम बनाते हैं, है ना, उसकी तरह IAA की तरह हमने बनाया है। ठीक है, कुछ संश्लिष्ट रासायनिक यौगिक भी ऑक्सीजन के समान कार्य करते हैं, जो ऑक्सीजन होता है उसकी तरह कार्य करते हैं। इन्हें संश्लिष्ट ऑक्सीजन कहा जाता है, जो हम बनाते हैं, जो सिंथेसाइज करते हैं हम कृत्रिम तरीके से, जैसे नेथिलिन एसिटिक अम्ल। बच्चों, जो ये जो चीजें आप देख रहे हो ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। और मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें से कैसे भी करके कहीं से भी क्वेश्चन आता ही आता है, तो कुछ भी चीज हमें यहाँ पर मिस नहीं करनी है। नेथिलिन एसिटिक अम्ल NaA ना, इंडोल 3 तो हमें पता ही है, बस यहाँ पर B, वहां पर A था, यहाँ पर B है, तो ब्यूटायरिक अम्ल IAA, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। ठीक है, IBA, इंडोल 3 ब्यूटायरिक, है ना, ब्यूटायरिक अम्ल। जितना कॉपी में लिखोगे, जितना नोट्स बनाओगे, उतनी चीजें दिमाग में सेट होगी, सुनने से कुछ भी चीज नहीं आएगी। ये सिंपल थ्योरी है, यदि वाकई में अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो। और यदि सिर्फ आपको पास करना है 12, सो आप अपनी मर्जी से जो करना चाहें वो कीजिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट यदि आपको सच में नीट के लिए प्रिपेयर करना है तो नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए बच्चों, प्लीज़। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ना, जब तक कुछ नहीं पार पड़ने वाली, ये हकीकत है। थोड़ी मेहनत चाहिए, थोड़ा अपना एफर्ट दिखाओ नोट्स बनाने में, ठीक है। तो जो जो चीज़ बताती हूँ इंपॉर्टेंट, कम से कम वो तो नोट डाउन क्या करो, किताब लेकर के बैठा करो, साथ में नोटबुक। किताब की कोई चीज़ है उसको हाईलाइट कर लो, लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। और जो चीज़ आपको पता है इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको लिखना शुरू कर दो, ताकि दिमाग में आइज क्लोज करोगे तो भी याद रहेगी। क्लियर। फिर है अपना 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिडिक अम्ल। 2,4-D के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है ये 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरो, है ना, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D, है ना, 2,4-D यानी डाइक्लोरो, D यानी डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। क्लियर बात। फिर है इंडोल 3 प्रोपियोनिक अम्ल। IPA बहुत कम पूछा जाता है वैसे, ठीक है, IPA पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी लर्न कर ले में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इंडोल 3 प्रोपियोनिक, P यानी प्रोपियोनिक, एसिटिक, है ना, एसिड, सॉरी, प्रोपियोनिक एसिड। पादपों में सभी भागों में ऑक्सीजन की कुछ मात्रा उपस्थित होती है, ठीक है, परंतु वृद्धि अथवा परिवर्तनशील ऊतकों में इनकी सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। जहां पर भी चेंजेस हो रहे होंगे, जहां पर मूवमेंट हो रहा होगा, जहां पर वृद्धि हो रही होगी, वहां पर क्या होगा, जो वृद्धि है, मतलब सॉरी, जो ऑक्सीजन है वहां पर ज्यादा पाए जाएंगे। वैसे सब भागों में होता है, लेकिन जहां पर चेंजेस होंगे, जहां पर वृद्धि ज्यादा होगी, वहां पर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलेगा, यानी कि उसका कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा। तो आप पता लगा सकते हो ऑक्सीजन की मात्रा कहां पर अधिक है। ये शीर्ष से आधार की तरफ गमन करते हैं। आपको अभी अपन ने बताया था कि ये शीर्ष से बेस की तरफ मूवमेंट करते हैं। ध्रुवीय भाग मजबूत हो जाता है और हवा से अभिगमन, मतलब जो मुड़ता हुआ भाग है वो आराम से टूटता नहीं है, वो मजबूत हो जाता है। इनका स्थानांतरण विसरण द्वारा, यानी कि डिफ्यूजन होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ,
है ना। विसरण का मतलब क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। किचन में अधिक खाना बन रहा है और वो बहुत यमी है, उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, खुशबू आ रही है, तो रसोई में उसकी सांद्रता सबसे अधिक होगी। आपके कमरे तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और जो क्रिया विधि होती है उसको हम विसरण कहते हैं। यहां पर भी शीर्ष में अधिक सांद्रता होती है ऑक्सीजन की, धीरे धीरे नीचे आएगा कम सांद्रता की तरफ। क्लियर? संश्लिष्ट ऑक्सीजन, इनके IBA का, हमारा NAA का, नाम याद रखना है सबका, 2,4-D का और 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिकम 2,4,5-T भी होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? देखो बच्चों, एक तो आपको याद रखना है यहाँ पे ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है, CHO 1832-5। मुझे तो याद हो गया। ठीक है, आपके साथ साथ सच बता रही हूँ, मैंने कभी लर्न नहीं किया था, बट आपको याद कराते कराते मुझे याद हो गया। CHO 1832-5 ऑक्सीजन का। यदि हम बोल रहे हैं हेटेरो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, जो IAA है वो होगा कौन? 10-9-2। कौन? 10-9-2। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो नेचुरल ऑक्सीजन है वो सिर्फ IAA है। ठीक है, लेकिन जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है वो है IBA, NAA, इसके अलावा 2,4-D, IPA, है ना। ये जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट इट। इसको अच्छे से याद कर लो, कॉपी में लिख लो, और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको पता लग गया कि ऑक्सीजन कैसे डिस्कवर्ड हुआ। उसके बाद हमने देखा कि ऑक्सीजन का जो रासायनिक एक स्ट्रक्चर होता है वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो कैसे इफेक्ट डालता है, किस तरीके से वो कंट्रोल करता है चीज़ों को, या किस किस में हेल्प करता है। ठीक है, तो शीर्ष प्रभाविता या शिखाग्र प्रमुखता, एपिकल डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन है वो एपिकल डोमिनेंसी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, शीर्ष प्रभाविता के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति में पार्श्व अथवा कक्षस्थ कलिकाएं की वृद्धि पूर्णतः या आंशिक रूप से निरुद्ध हो जाती है। ये देखो अब क्या हुआ, ये चित्र देख लोगे समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन बेसिकली शीर्ष पर होता है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा है तो ये जो लेटरल साइड वाले ये जो होते हैं इनकी वृद्धि वो अवरुद्ध कर देता है। इससे क्या होता है? पौधा लंबाई की तरफ बढ़ता जाता है। क्लियर? तो शीर्ष में वृद्धि कौन करता है? ऑक्सीजन, और साइड की वृद्धि को रोकता है कक्षस्थ कलिकाएं। जो कक्षस्थ कलिकाएं होती है उसकी वृद्धि को या तो पूर्णतः खत्म कर सकता है या आंशिक रूप से। इस स्थिति में क्या होगा? सिर्फ शीर्ष ही बढ़ेगा, तो डोमिनेंसी आ जाएगी, एपिकल डोमिनेंसी। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एपिकल, यानी कि शीर्ष। डोरमेंसी यानी कि डोरमेंट होना। किसी की बात कहते हैं ना कि दो जन है और एक की ही ज्यादा चलती है तो डोमिनेंट हो जाता है। दूसरे वाले पे ए और बी दो साथी हैं, ए बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है। डोमिनेंट यानी कि बी पर, यानी कि ए की ही चलती है, बी की चलती ही नहीं। ना तो उसको कोई सुनता है ना कुछ कहता है, बस ए की ही सुनी जाती है और ए की ही चलती है। इसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं, देखो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए बी पर डोमिनेंट कब होगा? जब ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको बिल्कुल ही अप्रभावी कर देगा। अप्रभावी कर देगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा कि तुम साइड में बढ़ो, ये सिर्फ शीर्ष को बढ़ाएगा। क्लियर बात? तो इस स्थिति में शीर्ष प्रभाविता कहते हैं। शीर्ष कलिका द्वारा ऑक्सीजन का संश्लेषण किया जाता है। आपको पता है शीर्ष पर ही ऑक्सीजन ज्यादा बनता है, फिर नीचे जाता है, जो नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाता है। एपिकल डोरमेंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? शीर्ष प्रभाविता के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? हमारा ऑक्सीजन। नेक्स्ट, इसके कारण पार्श्व में कलिकाएं वृद्धि रुक जाएगी। यदि अब अपन को लेटरल ग्रोथ करनी है, साइड वाली ग्रोथ करनी है, कक्षस्थ कलिकाओं की ग्रोथ करनी है, ऑक्सीजन वाला शीर्ष काट दो। ऑक्सीजन वाला शीर्ष काट दोगे, जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा शीर्ष पर तो वो कैसे अवरुद्ध करेगा? आया वाइस वर्सा आ गया, बी अब डोमिनेंट हो जाएगा, ए अब नहीं रहेगा। मतलब एवरी डॉग हैज अ डे, सबका दिन आता है, उसी तरीके से हमने यहाँ पर बात करिए। तो यदि शीर्षस्थ कलिका को काट दिया जाए तो पार्श्व व कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होने लगती है, जिससे पादप झाड़ीनुमा हो जाता है।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से, यदि तुम्हें किसी पौधे को झाड़ीनुमा बनाना है तो क्या करोगे, शीश काट दो। वेरी सिंपल। मेहंदी व चने, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, मेहंदी व चने के शीश कलिकाओं को तोड़ा जाता है ताकि वो झाड़ी के रूप में उग सके। कोशिका दीर्घीकरण यानी कि सेल इलोंगेशन, जो कोशिका है उसमें इलोंगेशन कैसे होगा, उसका दीर्घीकरण कैसे होगा। ऑक्सिन का मुख्य कार्य प्ररोह शीर्ष में विभाजन के फलस्वरूप, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये मुड़ जाती है, यहां पर जितना ऑक्सिन होगा किधर, अंधेरे वाली साइड में, और ये उजाला यानी कि प्रकाश वाली साइड में, यहाँ पर छोटी कोशिकाएं बनेगी, यहाँ पर बड़ी कोशिकाएं बनेगी, जिससे ये मुड़ जाता है, मूवमेंट करता है। ऑक्सिन का मुख्य कार्य प्ररोह शीर्ष में विभाजन के फलस्वरूप निर्मित कोशिकाओं का दीर्घीकरण करना है। प्ररोह में ऑक्सिन की अधिक सांद्रता, प्ररोह में ऑक्सिन की अधिक सांद्रता शीर्ष दीर्घीकरण को प्रेरित करती है। ये देख रहे हो पिक्चर में, यहां पर देखो, यहां पर ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा हुई जिसकी वजह से ये सेल देखो बड़ी हो गई, ये कोशिका बड़ी हो गई तो ये पुश कर रहा है और यहां से ये मुड़ गया। क्लियर बात। इसलिए प्ररोह शीर्ष पर धनात्मक पॉजिटिवली प्रकाशनुवर्ती और नेगेटिव गुरुत्वाकर्षणी भी होता है। जड़ों का समारंभन क्या है, जड़ों का समारंभन, रूट इनिशिएशन। ऑक्सिन जड़ों को निकलने के लिए भी प्रेरित करता है। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो पहले बताया था कि जो ऑक्सिन यदि रूट पे होगा तो वो अवरुद्ध कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि आप किसी पार्ट, ये तने वाला पार्ट है ना, और यहाँ पर आप काट दोगे और यहाँ पर आप IBA डाल दोगे तो यहाँ से थोड़े समय बाद रूट निकलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब वो ग्राफ्टिंग या तना कुछ ऐसे काट करके कुछ विधि करी जाती है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। तो कुछ पौधे जैसे गुलाब, ग्राफ्टिंग होती है गुलाब में, बोगनवेलिया, नींबू, संतरा आदि में तना या कलम लगाकर नया पौधा, जो ग्राफ्टिंग मैंने बोला हमने पढ़ रखा है, ये उसमें तैयार किया जाता है। इससे क्या होगा, जो कलम है ना, एक कलम और ये स्कंद, ये होता है स्कंद जो पुराना पौधा है, ये होता है कलम जो नया पौधा होता है। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सिन लगा दिया जाता है और फिर इसको इस वी शेप में लगा दिया जाता है। यहाँ पर जड़ें इकट्ठी होती है और दोनों आपस में मैच कर जाते हैं और नया प्लांट बन जाता है। ये होती है ग्राफ्टिंग। तो यदि कलम के निचले सिरे को ऑक्सिन के घोल में डुबोकर लगाया जाए, ऑक्सिन के घोल में डुबोकर लगाया जाए तो कटे भाग पर शीघ्र ही जड़ें निकल आती हैं। वृहद पैमाने पर, इंपॉर्टेंट, IBA इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछा जा सकता है रूट इनिशिएशन या फिर ग्राफ्टिंग के लिए कौन सा ऑक्सिन यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे सिंथेटिक ऑक्सिन, IBA मोस्टली यूज किया जाता है। क्लियर। अनिषेक फलन यानी कि पार्थोजेनेसिस, ठीक है, अनिषेचित अंडाशय से विकसित फल को अनिषेक फलन कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। यह क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। ये फल बीज रहित होते हैं, इसमें सीड नहीं होता है, बीज नहीं होता है, जैसे संतरा, नींबू, तरबूज, बैंगन, अंगूर आदि। ठीक है, अब कुछ बैंगन में तो बीज होते हैं और कुछ में बैंगन में बीज नहीं होते और फिर भी वो उग जाते हैं, तो वहां पर क्या होती है, पार्थेनोकार्पी कराई जाती है या फिर अनिषेक फलन कराया जाता है। यदि कली अवस्था में पुष्पों से पुंकेसर निकालकर, जब कली बर्ड बनती है, यहां से पुंकेसर को निकाल लिया जाता है और वर्तिकाग्र पर, जो वर्तिकाग्र है, अरे सॉरी एक मिनट रुको, ये कली है, यहां पर अपना पुंकेसर है, इसी के अंदर क्या होता है, अंडाशय भी तो होता है, ये अंडाशय, ये इसकी वर्तिका और ये वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पर ऑक्सिन डाल दिया जाता है, अरे ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन डाल दिया जाता है। इससे क्या होगा, बीज बनेंगे कैसे, जब यहाँ पर पुंकेसर ही यहाँ पर नहीं विभेद करेगा तो बीज तो बनेंगे ही नहीं, है ना, बीज नहीं बनेंगे तो ऑक्सिन से क्या होगा, प्रेरण होगा और वो पूरा एक फल में, मतलब एक क्या होगा, पूरा एक फल बन जाएगा जिसके अंदर बीज नहीं है।
फसली पौधों को गिरने से बचाना। जो फसली पौधे हैं, आपको मैंने बताया था जब ऑक्सिन हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, जो डंठल होती है उसको मजबूती प्रदान करता है। तो जब हवा चलती है तो डंठल नहीं टूटते, ठीक है, तो डंठल नहीं टूटते। बहुत सी फसलें जैसे गेहूं में पौधों की दुर्बलता के कारण तेज हवा के प्रभाव से पौधा जड़े के पास से मुड़कर गिर जाता है। देखो जैसे डायग्राम में देख रहे हो आप, ये जड़ों से ही उखड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। ऑक्सिन का विलयन छोटे पौधों के ऊपर छिड़कने से, यदि हम ऑक्सिन का जो सॉल्यूशन है यदि अपन छिड़क दें, ठीक है, स्टार्टिंग एज में ही, तो पौधे के नीचे का भाग बहुत मजबूत हो जाएगा और वो नहीं गिरने की उसकी संभावना अधिक बढ़ जाएगी, यानी कि गिरने की संभावना कम हो जाएगी। प्रसुप्तावस्था नियंत्रण, अब क्या होगा, कंट्रोल ऑफ डोरमेंसी। अब डोरमेंसी अपन ने बढ़ाई थी, अब कम भी कर देंगे। ऑक्सिन बीजों एवं कंदों की प्रसुप्तावस्था को बनाए रखता है, ठीक है। ऑक्सिन बीजों के अंकुरण एवं कलिकाओं के प्रस्फुटन को रोकता है, जिन्हें लंबे समय तक संग्रह किया जा सकता है। अब क्या होगा, देखो बच्चों, आपको पता है कि जड़ें, हमें जड़ें रोकनी है या फिर लेटरल ग्रोथ रोकनी है, तो क्या करेगा, यदि अपन जैसे आलू है, मान लो आलू को कुछ दिन रखते हो आप, इसमें आँख निकलने लग जाती है ना, अपस्थानिक जड़ें निकलने जाती है। यदि तुम आलू पे NaA का छिड़काव कर दोगे तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें नया प्लांट नहीं उगेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत दिनों तक इसको स्टोर रख सकते हो। NaA के छिड़काव द्वारा आलू के कंदों को लगभग 3 वर्ष तक संग्रहित किया जा सकता है, ठीक है। पुष्पों की सघनता कम करना, अब क्या कर रहे हैं अपन, पुष्पों की सघनता कम कर रहे हैं। कुछ वृक्षों जैसे आम की कुछ किस्मों में अमुक वृक्ष में अत्यधिक पुष्प बनते हैं, बहुत सारे पुष्प बनते हैं जिससे फल भी ज्यादा लगेंगे, जिससे फलों की संख्या तो अधिक होती है परंतु वे आकार में छोटे रह जाते हैं। क्या होते हैं, आकार में छोटे रह जाते हैं, जो कि हमें बढ़ाना है। तो ऑक्सिन जैसे NaA का छिड़काव करके अनावश्यक पुष्पन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आप बोल सकते हो कि यदि पुष्पन को कम करना है तो NaA का छिड़काव कर दो तो पुष्पन कम हो सकता है और पौधे की जो लंबाई की वृद्धि है वो आराम से हो सकती है। विलगन पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एब्सिशन, जो पौधा गिर जाता है या कम समय में मर जाता है वो चीज, परिपक्व होने से पूर्व ही पत्तियों, फूलों तथा फलों का गिर जाना विलगन कहलाता है ना। ऐसा ऑक्सिन की कमी के कारण होता है, क्यों, क्योंकि डंठल मजबूत नहीं बन पाता ना, ठीक है। ऑक्सिन विलगन स्तर के निर्माण को अवरुद्ध कर देता है, ठीक है। कौन कौन सा, NaA, 2,4-DiBA, याद रखने वाली बात है, जिससे पौधे का झड़ना बंद हो जाता है। काश अपने बालों के लिए भी ऐसा कुछ बना होता। खरपतवारों का उन्मूलन, ठीक है। इरेडिकेशन ऑफ वीड्स, अब अपन को वीड हटाने, भाई बहुत सारे पौधे होते हैं, जैसे अपन को एक लॉन बनाना है, घास का मैदान बनाना है जिसमें घास ही घास हो, तो घास में उसके साथ में कुछ वीड्स आ जाते हैं। तो आपको पता है कि जो ऑक्सिन है वो मेनली मोनोकॉट पे कार्य करता है ना। तो खेतों में प्राय फसली पौधों के साथ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं। पौधे जल, खनिज इत्यादि पदार्थों के लिए फसली पौधों की प्रतियोगिता करते हैं। ये खाना इस बंदे के लिए है, इसके साथ कोई और आ जाए, इसके पास एक ही रोटी है तो ये रोटी को ये भी खाना चाहेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। तो बेटर है ना इनको हटा दो ताकि एक रोटी यही इसी को मिले, है ना। वैसे ही जो प्लांट अपन ग्रो करना चाहते हैं उसी को पूरा न्यूट्रिशन मिले, तो आसपास के प्लांट्स को हटाना पड़ेगा, है ना। तो यही कर रहा है, जिससे फसल की वृद्धि अच्छी नहीं होती। ऑक्सिन का उपयोग करके इन अनावश्यक पौधों को भी नष्ट किया जा सकता है, वीड्स को हटाया जा सकता है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को, यदि चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है तो 2,4-D काम करेगा, और यदि छोटा है तो 2,4-5-T भी काम करेगा। जबकि घास खरपतवारों पर कौन सा कार्य करेगा, डेलापेन। बेटा ये जो स्लाइड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि घास पे कौन काम करेगा और जो खरपतवार है उस पे कौन कार्य करेगा। तो आप संश्लेषित ऑक्सिनों को नष्ट किया जा सकता है, जो खरपतवार है उनको। पर्वों का लघुकरण, जो पर्व होते हैं उनको छोटा करना, इंटरनोड्स को। नाशपाती, सेब आदि में लघु शाखाओं पर ही फलों का निर्माण होता है। इन पौधों में NaA के छिड़काव द्वारा दीर्घ शाखाओं को, यानी कि यहां पर आपको पता है, ठीक है,
ये जो पर्व होते हैं इनकी शाखाओं को यदि Na का छिड़काव करोगे तो दीर्घ शाखाओं के पर्वों को लघु कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था ये यदि शीर्ष पर प्रेजेंट है तो ये उगने नहीं देता या फिर इसको आंशिक कम कर देता है। तो सीधी सी बात है ना, आप यहाँ इस पर छिड़काव कर दो तो ये लघु हो जाएंगी। वही चीज हम देख रहे हैं, हाँ है ना। उत्तक संवर्धन, ठीक है, टिश्यू कल्चर। उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा उत्तक एवं अंगों का यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है उसमें भी हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑक्सिन, ठीक है। इस तकनीक से ऑक्सिन मूल निर्माण और कैलस इंपॉर्टेंट, कैलस फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है, तो आपका आंसर आएगा ऑक्सिन। कैलस निर्माण के लिए और रूट फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर है अपना, इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमने आज देख लिए कि किस तरीके से ऑक्सिन कार्य करता है अलग अलग चीज़ों पर, कहाँ पर वो डोरमेंट हो जाता है, कहाँ पर वो रिसेसिव हो जाता है, कहाँ पर वो रूट के मतलब जड़ के फॉर्मेशन को रोकता है, जड़ का फॉर्मेशन बढ़ाता है, कहाँ पर रोकता है, कहाँ पर पार्श्व कलियाँ बढ़ाता है, कहाँ पर कम करता है, ये सब चीज़ें हमने देखी। ऑक्सिन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब अपन जिब्रेलिन पढ़ेंगे। इससे पहले ऑक्सिन के बिल्कुल अच्छे नोट्स बना लो ताकि कहीं पर भी आपको कोई रुकावट ना आए। आपको मैंने पहले ही बताया ऑक्सिन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में भी और 12th क्लास में भी। फिर मिलेंगे अपन नए पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।